नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे उत्तराखंड जीके रिवीजन महाकुंभ क्लास भाग 70। तो देखिए, इस रिवीजन महाकुंभ क्लास उत्तराखंड वाले में 70 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं और लगभग 80 से 85% जो सिलेबस है उत्तराखंड जीके का वो कवर हो चुके हैं। और बाकी जो डीप फैक्ट हैं या उत्तराखंड से संबंधित जो अन्य स्पेशल फैक्ट हैं उसके लिए यूके जी के स्पेशल फैक्ट क्लासेस भी आपको दी जा रही है, जिसमें पार्ट 27 तक हो चुका है। यानी कि अगर आप इन दो प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो करेंगे ना, तो आपका 100% उत्तराखंड का सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से आपको देखनी होंगी क्लासेस और साथ ही अपने नोट्स भी बनाने होंगे। इसके साथ साथ जो भी अन्य टॉपिक या क्लास आ रही है भाई यूट्यूब पर, उसको आप अवश्य देखिएगा। इसका फ़ायदा आपको तब पता चलेगा जब आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में अपियर होंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, यूके ट्रिपल एस सी, यूके पी एस सी, जहाँ पे उत्तराखंड जीके पूछी जाती है, तब इसकी वैल्यू आपको पता चलेगी। इसलिए मैं बोलता हूँ स्किप ना करें कोई भी क्लास। ठीक है, तो चलिए आज देखेंगे रिवीजन यूके जी के रिवीजन महाकुंभ क्लास पार्ट 70। तो देखिए, लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी से आगे बढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा था जो पार्ट 69 आया था उत्तराखंड रिवीजन महाकुंभ का। उसमें हमने देखा था उत्तराखंड की सैन्य परंपरा। सैन्य परंपरा में हमने देखा राज्य में जो हमारी कुमाऊं रेजिमेंट है उससे संबंधित तथ्यों को देखा, गढ़वाल राइफल से संबंधित तथ्यों को देखा। इसके अतिरिक्त हमने राज्य के जो प्रमुख वीर सैनिक हैं उनके बारे में जाना। फॉर एग्जाम्पल वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, दरबान सिंह नेगी, गबर सिंह नेगी, जसवंत सिंह रावत। ठीक है, इसके अलावा बिपिन रावत जी हो गए हमारे। आज़ाद हिंद के फौजियों की भी हमने बात की थी, मेजर सोमनाथ शर्मा। तो ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण नाम हमने डिस्कस किए थे। तो लास्ट वाला पार्ट भी आप अवश्य देखिएगा। ठीक है, बाकी अब इससे आगे बढ़ेंगे। सैन्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इससे जुड़े अन्य तथ्यों को आज की क्लास में कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे राज्य में जो प्रमुख सैन्य छावनियां हैं यानी कि कैंटोनमेंट जो बोर्ड हैं। इसके अलावा हम देखेंगे राज्य के जो प्रमुख सैनिक स्कूल हैं और कॉलेज हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आज की क्लास में आपको मिलने वाला है। तो चलिए, लेकिन आगे बढ़ने से पूर्व दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और नवरात्रि पर्व पे कल मैंने आपके लिए ये कूपन कोड भी एक्टिव कर दिया है एप्लीकेशन स्टोर पे। एप्लीकेशन स्टोर से अगर आप कोई भी कोर्स लेते हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज लेते हैं, तो हर कोर्स और टेस्ट सीरीज पर आपको पूरे 25% की छूट मिलेगी। ये ऑफर जो है 19 मार्च से 31 मार्च तक वैलिड रहेगा। तो आपको कोई भी कोर्स या टेस्ट सीरीज लेनी है तो इस कूपन कोड का अवश्य लाभ उठाएं। ठीक है, कूपन कोड अप्लाई करके ही कोर्स को इनरोल करें। चलिए, तो सबसे पहले आते देखिए देहरादून छावनी। देहरादून छावनी बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। देहरादून छावनी जो है ना, देहरादून छावनी का पहले हम थोड़ा इतिहास देखेंगे। सबसे पहले देहरादून में छावनी बनाई गई थी आपकी 30 नवंबर 1814 को, 1814। ठीक है, जब हमारा चल रहा था आंगल गोरखा युद्ध। आंगल गोरखा युद्ध। ठीक है, तो आंगल गोरखा युद्ध मैंने कई बार बताया, इसका जो तात्कालिक कारण था बुटवल प्रांत। ठीक है, बाकी ये क्यों हुआ था आप देख लेना, रिवीजन क्लासेस में भी मैंने आपको कराया है। बाकी उत्तराखंड जीके का जो हमारा कोर्स है एप्लीकेशन स्टोर पे, वहाँ पे बहुत डिटेल में बताया मैंने। तो बुटवल प्रांत जो था तात्कालिक कारण था, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें थी जिसकी वजह से युद्ध होना तय था। अब आंगल गोरखा युद्ध जब हुआ था 30 नवंबर 1814 को, अंग्रेज़ों की जो टुकड़ी थी उसने देहरादून पे कब्जा पा लिया। यानी कि देहरादून में जो खलंगा का किला था, खलंगा किला, यहाँ पे खलंगा किला में क्या हुआ था, भीषण युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों और गोरखाओं के बीच में। गोरखाओं को लीड करा था बलभद्र सिंह थापा, और अंग्रेज़ों की तरफ से कौन था उसमें, वहाँ पे कमांडर था गिलेस्पी। ठीक है, हालांकि गिलेस्पी इसमें मर जाता है। तो गिलेस्पी देखिए जैसे ही खलंगा को कैप्चर कर लेते हैं ना, तो उसके बाद देहरादून में सैनिक छावनी की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये थी पूरी कहानी। लेकिन आधुनिक समय में जब ब्रिटिशर्स, आधुनिक समय में अगर बात करें, देहरादून छावनी वैसे तो स्थापित है 30 नवंबर 1814 को, लेकिन छावनी परिषद देहरादून अगर आपसे पूछे कभी, छावनी परिषद देहरादून। ठीक है, छावनी परिषद देहरादून की स्थापना कब हुई थी, तो छावनी परिषद देहरादून आपका 1913 में स्थापित हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। तो ये पूरी कहानी थी देहरादून छावनी की। अब देहरादून छावनी में आपने देखा होगा, एक तो गढ़ी कैंट वाली छावनी है हमारी, एक देहरादून में हम आगे जाते तो क्लेमेंट टाउन में भी हमको छावनी देखने को मिलती है ना। तो देहरादून में 3-4 छावनियाँ, ऊपर हम जाएंगे मसूरी में, तो मसूरी में भी छावनी है, लंढौर में भी छावनी है ना। तो चलिए इनको देखेंगे। इसके बाद बात करते हैं क्लेमेंट टाउन छावनी। तो जैसे आपने देखा होगा ग्राफी किला जहाँ कॉलेज है, तो ग्राफी किला में क्लेमेंट टाउन है। और क्लेमेंट टाउन में आपने देखा होगा कि बौद्ध लोग काफ़ी रहते हैं वहाँ पे, बौद्ध स्तूप भी है वहाँ पे। ठीक है, बहुत बड़ा। तो क्लेमेंट टाउन छावनी की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1941 में स्थापित हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
और जो सैनिक छावनी थी 1941 में स्थापित हुई थी। बौद्धों का ये क्लेमेंट टाउन कब स्थापित हुआ, कभी क्वेश्चन बनेगा, तो ये 1936 में स्थापित हुआ था क्लेमेंट टाउन, ठीक है। और छावनी बनी थी यहाँ पे 1941 में। चलिए अगला देखिए चक्राता छावनी। तो देहरादून में ही देखिए चक्राता भी है, और चक्राता में भी छावनी की स्थापना की गई थी। चक्राता छावनी की स्थापना हुई थी 1866 1866 में, ठीक है। इसकी स्थापना की थी, इसमें एक व्यक्ति था कर्नल ह्यूम। कर्नल ह्यूम ने इसको स्थापित किया था चक्राता छावनी को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए वैसे कहीं कहीं पे आपको चक्राता छावनी 1869 भी देखने को मिलेगा। अब देखिए दोनों ही उत्तर सही माने जा सकते हैं, जैसा विकल्प अगर दोनों आएंगे तो फिर 69 में जाएंगे आप, क्योंकि 1866 में चक्राता को छावनी तो बनाया गया, लेकिन नियमित तौर पे यहाँ पर ऑफिसर और सैनिकों का रहने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो 1869 में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसे यहाँ पर जो कैंटनमेंट का मजिस्ट्रेट कार्यालय था वो 1873 में शुरू हुआ था। तो जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाए उसी हिसाब से आपको उत्तर देना है। अगला देखिए लंढौर छावनी। तो जो आपका मसूरी में देखिए लंढौर छावनी आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1836 में ही हुई थी, इसकी भी 1836 में, ठीक है, 1836 में स्थापना हुई थी लंढौर छावनी की। नेक्स्ट है देखिए रुड़की छावनी। तो रुड़की छावनी जानी जाती है अपने भारतीय सेना का एक कोर है जिसको हम जानते हैं बंगाल इंजीनियर के नाम से। वैसे पूरा नाम है इसका बंगाल सैपर्स एंड बंगाल सैपर्स एंड माइनर्स, ठीक है, माइनर्स ग्रुप सेंटर। तो ये आपका बंगाल, वैसे हम सीधे हम इसको बोलते हैं बंगाल इंजीनियर बोल देते हैं। तो रुड़की छावनी में बंगाल सैपर्स एंड माइनर्स की स्थापना की गई थी, और इस छावनी की स्थापना हुई थी 1853 में, 1853, ठीक है, ध्यान रखेंगे 1853 में। चलिए अगला देखिए लैंसडाउन छावनी। तो लैंसडाउन छावनी कहाँ है, आपकी पौड़ी गढ़वाल में पड़ती है, और लैंसडाउन छावनी की स्थापना हुई थी, आप सभी को पता है इसका, मैंने इतिहास आपको जो लास्ट पार्ट आया था वहाँ पर भी बताया था। लैंसडाउन में जो छावनी स्थापित हुई थी किसके लिए हुई थी, गढ़वाल राइफल्स के लिए हुई थी, ठीक है। तो गढ़वाल राइफल्स को यहाँ पर स्थानांतरित किया गया था 4 नवंबर 1887 को, ठीक है। और लैंसडाउन में जब छावनी आई थी तो उसमें लैंसडाउन का नाम क्या था, कालों का डांडा, कालों का डांडा, ठीक है। और इस कालों का डांडा का नाम 1890 में रखा गया था, क्या, लैंसडाउन, ठीक है। तो लैंसडाउन पे देखिए गाना भी आपने सुना होगा, कैप्टन साहब, हवलदार साहब, सिपाही साहब, ऐसे गाना बनाया है ना, जिसमें आपका फुआ बागारे वाला गाना है। अगर उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो उसमें आपके आर्मी के पदानुक्रम को भी मेंशन किया गया है गाना में, है ना। तो बहुत खूबसूरत गाना है, ज़रूर सुनिएगा। चलिए एक बार सुन ही लेते हैं इस गाने को, बहुत अच्छी लिरिक्स हैं इसके, सुनिएगा। सब लोगों साहब परमेश्वर लेंसडाउन का बीच मेरे ख्वाबा गरे लेंसडाउन का बीच, ठीक है। तो ये गाना है दोस्तों, इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लैंसडाउन जो है काफ़ी पॉपुलर भी है इसी वजह से। और लैंसडाउन में देखिए आपका गढ़वाल राइफल्स जो थी इसकी मूलतः स्थापना मैंने आपको बताया था मई 1887 में, 1887 में गढ़वाल राइफल्स की मूलतः स्थापना कहाँ पे हुई थी, अल्मोड़ा में, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आपने, मूलतः स्थापना कहाँ हुई, अल्मोड़ा में। बाद में इसको स्थानांतरित करके मुख्यालय कहाँ लग गया, कालों का डांडा। और 1890 में इसी कालों का डांडा, कालों का मतलब होता है काले बादल, डांडे का मतलब पर्वत, पर्वत जहाँ पे आसपास चारों तरफ काले बादलों से घिरा हुआ जो पर्वत है उसी को कालों का डांडा कहा जाता था। जब वायसराय 1890 में तत्कालीन जो वायसराय था लैंसडाउन, उसके नाम पे इसको लैंसडाउन नाम मिला, ठीक है। चलिए अगला देखिए आपका नैनीताल छावनी। तो नैनीताल छावनी भी देखिए ब्रिटिशर्स ने, देखिए जो मेन मेन प्लेस है ना वहाँ पे छावनी बनाई, आप खुद ही देख रहे होंगे, जो भी बढ़िया खूबसूरत हिल स्टेशन थे। अपने सैनिकों को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि सैनिक पद पे उसमें भारतीय भी भर्ती होते थे, ब्रिटिशर्स तो रेयर रहते थे उसमें, ज़्यादातर भारतीय थे या अन्य देशों के लोग थे। अब जो ऑफिसर थे भाई, ऑफिसर को अपने मज़े करने, अय्यासी भी तो करनी है। तो मेन मेन हिल स्टेशन जहाँ पे ब्रिटेन के मुताबिक मौसम था, क्लाइमेट था, उन्हीं जगहों को इन्होंने चूज किया था छावनी के लिए भी, आप देख पा रहे होंगे। नैनीताल छावनी की स्थापना हुई थी जब नैनीताल आपका अच्छे से स्थापित होना शुरू हुआ था 1841 के आसपास, ठीक है। तो 1841 में पी बैरन के खुलासे के पश्चात ही तुरंत यहाँ पर छावनी की स्थापना होने लगी थी, ठीक है। चलिए अगला देखिए अल्मोड़ा छावनी। अल्मोड़ा छावनी का इतिहास भी पुराना है, ठीक है। अल्मोड़ा छावनी की भी स्थापना हो गई थी जब कुमाऊं जनपद की स्थापना हुई थी 1815 में।
देखिए 1814 में देहरादून छावनी स्थापित हुई। सबसे पुरानी छावनी अगर पूछा जाएगा कभी, तो लॉजिकल तौर पे देखा जाए तो हम देखेंगे, बिल्कुल प्रमाणित तौर पे कहूँगा मैं, वैसे प्रमाणित तौर पे देहरादून ही सबसे पुरानी छावनी है जिसकी स्थापना देखा जाए 1814 में हुई है। ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है जो लंदौर वाली छावनी है, 1836 मैंने आपको बताया है ना। और ऐसे फिर हमारे जो नैनीताल की छावनी है 1841। लेकिन देहरादून छावनी के जस्ट सेकंड में जो छावनी स्थापित हुई थी वो अल्मोड़ा छावनी स्थापित हुई थी, ये आपको याद रखना है। अल्मोड़ा छावनी हमारी स्थापित हुई थी। और अल्मोड़ा छावनी 1815 में जब आंगल गोरखा युद्ध के पश्चात जो ट्रीटी हुई थी अल्मोड़ा में, अभी संगौली की जो प्रमाणिक संधि 1816 वाली जिसको नेपाल राज्य ने भी एक्सेप्ट किया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो उस समय गोरखा सूबे और अंग्रेज़ों के बीच में 1815 की संधि हुई थी, उसके पश्चात अल्मोड़ा में डायरेक्ट अंग्रेज़ों ने अपनी छावनी स्थापित कर दी थी। ठीक है। और इसको स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन था? आपका कर्नल गार्डनर। कौन था ये? कर्नल गार्डनर। वही ई गार्डनर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और गार्डनर के नेतृत्व में ही अंग्रेजों ने जो अल्मोड़ा का किला था ना, अल्मोड़ा के किले को उन्होंने नाम दिया था उसमें फोर्ट मोइरा का। ठीक है, फोर्ट मोइरा इस किले को नाम दिया गया, तभी बाद में छावनी के रूप में चेंज हो गए। ठीक है, चलिए अगला देखिए आपका रानीखेत छावनी। तो रानीखेत कैंटनमेंट ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। रानीखेत छावनी की बात करें तो रानीखेत छावनी की स्थापना आपकी हुई थी 1869 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कहीं पे आपको 1869 भी दिया होगा, कई जगहों पे ये आपको 1871 भी है। ठीक है। अब देखिए इसके लिए दोनों दो पहलू मैं आपको बताता हूँ। रानीखेत जब बसना शुरू हुआ था 1869 में, अंग्रेजों ने इसको बसाना शुरू किया और 1869 में बसाने के साथ सैनिक टुकड़ियाँ भी यहाँ पे आने लगी थी। लेकिन ऑफिशियल 1871 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1871 में यहाँ पर छावनी परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है, कैंटनमेंट जो बोर्ड बना था ऑफिशियली वो 1871 में बना था, तो इस हिसाब से हम 1871 को लेकर चलेंगे। ठीक है। और रानीखेत छावनी ऐसा नहीं था, देखिए 1871 में स्थापित है। अब जो कुमाऊँ रेजिमेंट थी वो तो बहुत पुरानी रेजिमेंट है, मैंने आपको बताया जो बरार रेजिमेंट है उससे निकल के आई, अलग अलग फेज़ में गई वो। उसके बाद आते 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 1945 में जब हमारा कुमाऊँ रेजिमेंट की स्थापना हुई थी तो इसका मुख्यालय आगरा में था। लेकिन आगरा के बाद इसके मुख्यालय को रानीखेत में कब लाया गया था? तो रानीखेत में 1948 में लाया गया था, 1948 में। तो 1948 से कुमाऊँ रेजिमेंट का जो मुख्यालय है वो रानीखेत छावनी में ही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रानीखेत छावनी में ही दोस्तों आपको शैतान सिंह ग्राउंड भी देखने को मिलेगा, जो शैतान सिंह मैंने लास्ट टॉपिक में पढ़ाए थे आपको, मेजर शैतान सिंह। ऐसे ही एक सोमनाथ ग्राउंड भी यहाँ पे, मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पे, फोर्ट कुमाऊँ। ठीक है, देश के पहले शहीद जिनको मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था, पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा, इन्हीं के नाम पे ग्राउंड भी है। ठीक है, ऐसे नरसिंह ग्राउंड भी आपको देखने को मिलेगा, एक नरसिंह ग्राउंड भी आपका रानीखेत में। ठीक है, रानीखेत में काफ़ी समय मैंने व्यतीत किया इसलिए मुझे ये चीज़ें पता है, तब मैं आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसी के अलावा देखिए रानीखेत के पास ही दोस्तों एक प्लेस पड़ता है, थोड़ा आगे आप जाएंगे रानीखेत से 5-6 किलोमीटर आगे तो गनियातोली। ठीक है, अब गनियातोली रानीखेत क्यों महत्वपूर्ण है आपने पढ़ा होगा, इसी गनियातोली में कुमाऊँ परिषद का अंतिम अधिवेशन हुआ था। कुमाऊँ परिषद का लास्ट अधिवेशन जो हुआ था, ठीक है, लास्ट अधिवेशन जो कि 1926 में हुआ था। और यहीं पर जो बुद्धिजीवी थे इसमें जुड़े हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, और कुमाऊँ परिषद का मर्जर हो गया था कांग्रेस में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये गनियातोली भी रानीखेत के आसपास है। ठीक है, इसके अलावा रानीखेत में बहुत सी चीज़ें हैं। रानीखेत में झूला देवी टेम्पल है जैसे, ठीक है, झूला देवी टेम्पल है। थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पे एक भालू डैम भी है। ये सब जगह मैंने दोस्तों विजिट की हुई है तो तब मुझे पता है। ठीक है, ऐसे चौबटिया गार्डन भी है यहीं पे, थोड़ा ऊपर जाने पे चौबटिया गार्डन। ठीक है, चौबटिया गार्डन देखने को मिलेगा आपको रानीखेत में। और रानीखेत से आप अल्मोड़ा रानीखेत मार्ग पे थोड़ा आगे जाएंगे, रानीखेत से लगभग 8-10 किलोमीटर आगे तो फिर वहाँ पे एक गोल्फ ग्राउंड है, गोल्फ ग्राउंड मच्छखाली में। ठीक है, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। चलिए, तो ये थे राज्य में स्थित कुछ महत्वपूर्ण छावनियाँ। हो सकता है किसी किताब में डेटा भिन्न भिन्न हो दोस्तों। ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको डेटा यहाँ पे बताया ये प्रमाणित डेटा है, और जो जो उसके बारे में यहाँ पर कुछ अपवाद हैं वो भी मैंने क्लियर कर दिए। अब देखेंगे राज्य में स्थित प्रमुख सैन्य स्कूल या कॉलेज, कौन कौन से सैन्य स्कूल या कॉलेज है राज्य में, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें, देखिए सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जो स्थापना हुई थी इसकी 1966 में, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। ये घोड़ाखाल वाला जो स्थित स्कूल है ये कहाँ पे है? नैनीताल में। ठीक है, घोड़ाखाल सैनिक स्कूल कहाँ पे स्थित है? नैनीताल में स्थित है, ध्यान रखेंगे।
और इसको स्थापित करने वाले जो व्यक्ति थे ये विंग कमांडर जयमल सिंह था इनका नाम। जयमल सिंह जो थे आपके विंग कमांडर थे, ठीक है, एयरफोर्स में। तो उन्होंने इस स्कूल को स्थापित किया था। अगला देखिए आपका सैनिक स्कूल देहरादून। तो सैनिक स्कूल जो देहरादून है, देहरादून में सैनिक स्कूल की स्थापना हुई थी 1961 में, 1961 में, ठीक है। उत्तराखंड की धरती में स्थापित ही सबसे पुराना सैनिक स्कूल माना जाता है। चलिए अगला देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, ठीक है। तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, इसको हम जानते हैं RIMC के नाम से, ठीक है, RIMC बोला जाता है इसको, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। इसकी स्थापना हुई थी 13 मार्च 1922 को, 13 मार्च 1922, ठीक है। इसके जो संस्थापक थे इसके कौन, प्रिंस ऑफ वेल्स, जिसका नाम था ड्यूक ऑफ विंडसर, ड्यूक ऑफ विंडसर कहा जाता था इसको, प्रिंस ऑफ वेल्स, यानी कि नाम था एडवर्ड अष्टम, एडवर्ड एट्थ, ठीक है, एडवर्ड एट्थ के द्वारा इसको स्थापित किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स भी कहा जाता है इसको, ड्यूक ऑफ विंडसर। इसके अलावा एक नाम मिलता है, नाम के प्रिंस ऑफ वेल्स थे। वेल्स जो हमारा प्रदेश है ब्रिटेन में, ब्रिटेन देखिए अलग अलग उससे मिलके बना है, मैंने कई बार ये आपसे डिस्कस भी किया है। देखिए इंग्लैंड अलग है, उसके बाद ये ब्रिटेन अलग टर्म है, और ग्रेट ब्रिटेन अलग है, ठीक है। और वहाँ पर देखिए अलग अलग उसके भूभाग है जिनको जोड़ के ग्रेट ब्रिटेन बनता है। जैसे कि आपका आपका उसमें आ जाता है नॉर्दर्न आयरलैंड आ जाता है, वेल्स आ जाता है, ठीक है, इंग्लैंड आता है और स्कॉटलैंड आता है। इन सबको मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बनता है। तो उसमें वेल्स का जो क्षेत्र है, वेल्स का प्रिंस हो गए एडवर्ड एट्थ, इसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। और इस कॉलेज से पढ़कर बहुत से लोगों ने नाम कमाया भारतीय सेना में। 6 रक्षा प्रमुख इसने दिए हैं अभी तक, 3 सेना अध्यक्ष दिए, 3 वायुसेना अध्यक्ष दिए। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज पे 1997 में एक डाक टिकट जारी किया गया था, डाक टिकट जारी हुआ इस पर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, भारतीय सैन्य अकादमी, जहाँ जाने का सपना हर युवा का होता है एज अ ऑफिसर, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, IMA, ठीक है, IMA, ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1932, ये भी देहरादून में ही है, 1932, ठीक है। इसके संस्थापक जो थे वो थे आपका चैट वुडवर्ड, चैट वुडवर्ड, ठीक है, वुडवर्ड होगा, माफ कीजिएगा, एंड एक व्यक्ति होता है बैरोनेट, ठीक है। IMA को बनाया गया था जो, क्योंकि देखिए ब्रिटिश काल चल रहा है, 1932 का समय है, तो भारतीय सेना में जो भी ऑफिसर कमीशन्ड होते थे उनको ट्रेनिंग के लिए इसकी स्थापना की गई थी IMA की। ऐसे जो हमारे देखिए इसमें थोड़ा डिफरेंस है, अगर आप समझेंगे तो IMA जो है देहरादून का, देखिए IMA, और आपने एक आपका, ठीक है, एक हमारा पुणे में स्थित है नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, खड़गवासला पुणे में स्थित है नेशनल डिफेंस एकेडमी। दोनों चीज़ें सेम है। NDA वाले जो मोस्टली कैंडिडेट होते हैं उनको, NDA वाले जो कैंडिडेट होते हैं 12th पास से जो ऑफिसर कमीशन होते हैं SSB क्लियर करके, वो मोस्टली यहाँ पे जाते हैं। ग्रेजुएट जो हमारे जो ग्रेजुएट होने के बाद CDS क्रैक करते हैं तो उनकी ट्रेनिंग मोस्टली क्या होती है, IMA में होती है। बस थोड़ा एक डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो चैटवुड और बैरोनोट ने इसकी स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त भारत के जो पहले फील्ड मार्शल थे ना, भारत के पहले फील्ड मार्शल, ठीक है, जिनका नाम था सैम मानेकशॉ, सैम मानेकशॉ। तो सैम मानेकशॉ यहाँ के पहले बैच के स्टूडेंट रहे थे, ठीक है। 1934 में, 1934 में यहाँ पर पहला बैच आया इसी कॉलेज में, जब भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून की स्थापना हुई। तो इस एकेडमी में पहला जो बैच था 1934 का था, और उसमें एक बंदा था जिसका नाम था सैम मानेकशॉ, जो कि भारत के पहले फील्ड मार्शल बने, ठीक है। जिन पर आपने देखा होगा एक मूवी भी है, विक्की कौशल ने उसमें अभिनय किया है, सैम बहादुर, ठीक है। आप जानते हैं सैम बहादुर के जो महत्वपूर्ण काम है, स्पेशली 1971 का जो वॉर हुआ था उसमें कहानी बदल दी थी सैम बहादुर ने, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था उनको, और भारत के पहले फील्ड मार्शल भी बने थे, पारसी समुदाय से आते थे सैम मानेकशॉ, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई हमारी भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून। तो डेटा ज़्यादा इसमें ये पूछा जाता है, इंडियन जो हमारे राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है उसकी स्थापना कब हुई थी, किसने स्थापना की थी। IMA से भी ये पूछता है कि संस्थापक कौन था, स्थापना कब हुई थी, ठीक है।
बाकी अन्य कुछ स्पेशल फैक्ट मैंने आपको बता दिए, जैसे कि इसके पहले बैच में स्वतंत्र भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम बहादुर भी शामिल थे। 1934 का जो बैच था, पहला बैच। चलिए, तो दोस्तों ये था आज का सेशन। इसमें हमने देखा राज्य में स्थित जो प्रमुख छावनियाँ हैं और साथ ही मिलिट्री कॉलेज, मिलिट्री स्कूल। ओके, चलिए यहीं पे सेशन समाप्त करूँगा। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, एप्लीकेशन स्टोर पे जो हमें कूपन आपको दिया गया है, इस कूपन कोड का लाभ उठाएं। बाकी हमेशा की तरह बोलूँगा, अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर कराएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, जय देवभूमि।